हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था कि इफ यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, देन दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स ऑफ अ total charge inside the closed surface. That closed surface is also called the Gaussian surface. Okay, so with help of that Gauss theorem, we find the electric field intensity due to a continuous charge distribution. तो हमने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो प्रोसेस होगी वो थोड़ी लेंदी होगी, तो उस लेंदी प्रोसेस को हम अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर गॉस थ्योरम। ओके, सो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर में क्या होगा, एक वायर होगा जिसकी लेंथ होगी, उसकी रेडियस नहीं होगी, सिर्फ लेंथ को हम कंसीडर करेंगे, और उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लेमडा। तो कंसीडर अ थिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा सेंटीमीटर पर मीटर, सॉरी कूलम पर मीटर। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पहले हमें कंसीडरेशन करना है यहाँ पर। फिर दूसरा कंसीडरेशन हम ये करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, कहाँ पर करना है, वो पॉइंट हम डिसाइड करने वाले हैं। तो टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r from the line charge, we choose a cylindrical Gaussian surface. So here it is that point situated r distance away from the line charge. तो इस पॉइंट के सराउंडिंग हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखिए, आप ये ध्यान रखेंगे हम कि हर न्यूमेरिकल में ऐसा ही होने वाला है, हर डेरिवेशन यही करने वाले हैं, हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका नेचर कैसा है, गॉसियन सरफेस का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है यहाँ पर, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है यहाँ पर। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस में अब हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस में हम केवल एक उसका स्मॉल पार्ट सबसे पहले डिसाइड करेंगे ds, और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये स्टेप्स आप याद रखिए, क्योंकि अगले जो 2-3 डेरिवेशन और आने वाले हैं सब में हम यही सेम स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक ds स्मॉल सेगमेंट ds कंसीडर कर लिया, और इससे हम पहले डी फाई निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट है जिसकी हमने लेंथ भी कंसीडर की, वो l लेंथ उसकी कंसीडर कर ली हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो गॉसियन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। गॉस थ्योरम होती है E डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, सभी को मालूम है। तो यहाँ पर हम इस ds पार्ट के लिए पहले निकालने वाले हैं, तो E डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इस ds का हम टोटल इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे। देखो ds किसका पार्ट है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस का पार्ट है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं होगी, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। ds इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। सो दैट ds इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r l। ds इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई r l। यहाँ पर रख दिया हमने 2 पाई r l। q की जगह पर हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू एल, क्योंकि लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। तो q इक्वल टू हमने लेमडा इंटू एल लिख दिया, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। बाकी जो भी कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, एल से एल कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। तो इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो 4 स्टेप का केवल डेरिवेशन है, बहुत कोई लंबा डेरिवेशन नहीं है, 4 स्टेप का डेरिवेशन ध्यान रखना है। इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ गया। अभी तक आपने देखा था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था पॉइंट चार्ज के लिए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब था डाइपोल के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ गया। ये आपको डिपेंडेंसी ध्यान रखना पड़ेगी कि कब डायरेक्टली स्क्वायर होता है, कब क्यूब होता है और कब r होता है, ठीक है। ये ग्राफ भी मैंने यहाँ पर छोटा सा बना के दे दिया, ठीक है। तो अब ध्यान रखें कितनी स्टेप्स थी यहाँ पर, देखो फर्स्ट स्टेप कंसीडरेशन थी, सेकंड स्टेप डायग्राम था, डायग्राम में एक छोटा सा पार्ट ds हमने कंसीडर किया, फिर हमने गॉस थ्योरम को अप्लाई किया, गॉस थ्योरम में ds की वैल्यू पुटअप की, और q को हमने डेंसिटी चार्ज डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट किया, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेशन। नाउ सेकंड डेरिवेशन।
filled due to a uniformly charged thin spherical shell or conducting sphere. तो स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्फेरिकल शेल होती है ये एक बार से इस टाइप से होती है। देखो ये तो कंप्लीटली होलो हो जाए या फिर इस तरीके से कोसेंट्रिक भी हो सकती है। थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कोसेंट्रिक भी हो सकती है, तो कोसेंट्रिक हो सकती है इस तरीके से। थोड़ा सा डायग्राम आप समझ लेना। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो तो समझने में। हाँ ये और ये तो ये सॉलिड पार्ट हो सकता है इसका, ये जो पार्ट है ये सॉलिड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये है स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल है यहाँ पर। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल को समझ लेंगे आप। ठीक है, इसमें थोड़ी थिकनेस होगी स्फेरिकल शेल में, और ये जो पार्ट होगा ये कंडक्टिंग पार्ट होगा इसमें। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी दो रेडियस हो जाएगी, एक हो जाएगी ए इनर की और एक आउटर की हो जाएगी बी। ठीक है, तो इनर और आउटर दोनों रेडियस अलग अलग होगी। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल शेल की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर कैसा हो? कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड हो सकता है। जो कंडक्टिंग स्फीयर होगा वो हमारा सॉलिड होगा। ये सॉलिड स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। इस कंडक्टिंग स्फीयर, लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर में भी क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होता है वो चार्ज तो केवल उसकी सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये बात ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर चार्ज होता है वो चार्ज जो होता है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। प्लस प्लस दोनों ही केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा। यहाँ पर भी जो चार्ज होगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनर चार्ज नहीं होता है। ये बाहर आउटर जो सरफेस होगी इस आउटर सरफेस पर ही चार्ज हो केवल होगा, इनर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यहाँ पर अंदर भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो दोनों ही केसेस में जो चार्ज होगा, चार्ज कहाँ पर होगा, चार्ज आउटर सरफेस पर एक्यूमुलेट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिग्मा। तो क्या कंसीडर किया हमने, कंसीडर थीन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज ऑफ रेडियस आर विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा। तो ये कंसीडरेशन ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो पार्ट है डेरिवेशन का वो है कंसीडरेशन। ओके, तो हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर। अब हम पॉइंट डिसाइड करेंगे, सेम वही स्टेप होती है टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आर एनी पॉइंट। एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं पहले। हाँ, तो डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम O, we choose a spherical Gaussian surface of radius r। तो जिस भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर आपको एक गॉसियन सरफेस को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, यही हमारा सेकंड यहाँ पर पॉइंट था डेरिवेशन का। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तीन केस अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये मान लो कि स्फेरिकल शेल है या कंडक्टिंग शेल है, तो यहाँ चार्ज इसके आउटर सरफेस पर है, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर भी निकाल सकते हो, आउटसाइड द सरफेस निकाल सकते हो और इनसाइड द सरफेस निकाल सकते हो। यहाँ पर तीन अलग अलग केस बनने वाले हैं, तो वन बाय वन हम इन केसेस को देखने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट केस है वो है व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल। तो ये आउटसाइड द शेल मान लो पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस r है यहाँ से, उस डिस्टेंस r के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। दैट नेचर ऑफ द गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है, इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अब फिर हमारा जो थर्ड स्टेप क्या था, इसमें से एक स्मॉल सेगमेंट को हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा इस कंसीडरेशन में कर लेता हूँ। देखो ये कंसीडरेशन कर लिया मैंने यहाँ पर ds, ये ds पार्ट है मेरा। ठीक है, इस ds से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर जा रही है E। ठीक है, तो इसके लिए हम निकालने वाले हैं डेल फाई। डेल फाई मतलब ये जो वैल्यू होती है डेल फाई की वैल्यू ही होती है। ठीक है, सॉरी ये डेल फाई अगर निकालूंगा तो ये हो जाएगा E डॉट ds। तो मुझे फिर फाई निकालना है तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन हुआ E डॉट ds क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द गॉस लॉ। ये जरूर लिखना है, हर बार लिखना है गॉस लॉ। ठीक है, अगर आप ऐसे डेरिवेशन को सॉल्व करके क्यों देख रहे हो, ताकि क्योंकि आपको एग्जाम में भी लिखना है, तो आपको स्टेप्स याद रखना पड़ेगी, डायग्राम बनाना है, कंसीडरेशन करना है, फिर गॉस थ्योरम लिखना है, और फिर हम क्या करेंगे, इसका टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर ds का टोटल इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का जो टोटल इंटीग्रेशन होगा फटाफट बताइए, 4 पाई r स्क्वायर होगा, क्योंकि स्फेरिकल है, स्फेरिकल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा q बाय e
summation of ds equal to q by epsilon naught, तो phi equal to 4 pi r square। तो फिर हमारा जो डेरिवेशन होगा वो सिंपल हो चुका है। यहाँ पर देखिए e into 4 pi r square q by epsilon naught equal to 1/4 pi epsilon q r square। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? इक्वल टू 1/4 pi epsilon q by r square। किसका सिग्निफिकेंस है? आप ये फार्मूला पहले भी देख चुके हो। यस, इट इज अ फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है या कंडक्टिंग शेल होती है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अगर उसके आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। और वो चार्ज कहाँ पर सिचुएटेड है? दैट r, here we consider that r from the center of the sphere. It means that point charge, we consider or we assume that point charge is situated at the center of that sphere, but it is imagination। एक्चुअल में ऐसा हो रहा है क्या? एक्चुअल में ये हो रहा है क्या कि यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में तो ये हो रहा है कि जो चार्ज है वो इस स्फीयर के सराउंड, इस स्फीयर के सरफेस पर है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है पॉइंट चार्ज के। ठीक है, तो ये हमारा एक एजम्पशन हो जाएगा यहाँ पर कि हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो फील्ड सेम एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज q प्लेस्ड एट द सेंटर o। ओके, तो ये देखो, फिर से एक बार देख लो आप। बहुत ही सिंपल सा कंसीडरेशन है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। पहले कंसीडरेशन क्या कर लिया? अ थिन स्फेरिकल शेल ले लिया आपने जिसकी रेडियस r है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, सेकंड लाइन में क्या लिख देना है? टू टर्न द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट p एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम o we choose a spherical surface, Gaussian surface r। Whereas case 1, when point p lie outside the cell, r is greater than r। ये रेडिएशन इसके लिए हो गया है। गॉस लॉ अप्लाई किया, 4 pi r स्क्वायर याद रख लेना है, आंसर आ गया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज if that p is lie on that surface means that r is equal to capital R। तो क्या चेंज होगा? अगर r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर? that r is equal to capital R, so the that ds, जो ds हमने कंसीडर किया था यहाँ पर, ये जो हमने देखो e डॉट सब ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला था। तो ये जो ds होगा ये 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये जो ds होगा ये 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 पाई r स्क्वायर हो गया भाई, रिजल्ट आ गया। बस हमारे r के जगह कैपिटल आ गया। पॉइंट चार्ज जैसा हो रहा है बिहेवियर, क्योंकि जैसे जैसे r की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे यहाँ पर e की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसमें भी कोई अलग से कोई नया कंसेप्ट नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट ये दे दिया कि q की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर q की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर किसकी इन प्लेस ऑफ द q we put that sigma into 4 pi r square। now that r square is cancel out, r in square 4 pi cancel out, so the resultant is sigma upon epsilon naught। means the electric field at the point at the surface, the electric field at the surface due to a spherical shell or a conducting shell is independent to its radius। it is independent to its radius, it is depend only on its surface charge density। इस फॉर्मूले से तो यही समझ में आ रहा है हमें कि E किस पे डिपेंडेंट है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं और वेक्टर फॉर्म में भी लिख के देता हूँ आपको यहाँ पर, है ना। वेक्टर फॉर्म में भी देख लीजिए इसको क्या होगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं है ऐसे तो। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ ना, ये देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप परपेंडिकुलर होगा, ये देखो ये एन कैप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा, इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द स्फेयर गॉसियन सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ spherical shell at a surface। okay, now our third point is p inside the shell means that r is less than r। तो जब r less than r होगा तो हम गॉसियन सरफेस को इनसाइड कंसीडर कर लेंगे। तो हमने ये गॉसियन सरफेस को इनसाइड कंसीडर किया यहाँ पर, और E डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट है। वही कंसेप्ट लगा दिया हमने फिर से। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज कितना है। चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज 0। देखो ये गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। फिर से गॉस थ्योरम में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज गॉस थ्योरम? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द
total charge or net charge inside the closed surface. So what is the magnitude of the total charge inside the closed surface? That is zero. If that is zero, it means the flux is equal to zero, और flux अगर zero है तो यहाँ पर E equal to zero हो जाएगा. Okay, the electric field inside the conducting sphere, inside the conducting shell is spherical shell is equal to zero. ओके, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड तीनों पॉइंट आंसर हमने क्लियर कर लिया हमारे कि इनसाइड आउटसाइड कितना होना चाहिए. ठीक है, चलिए अब इन तीनों को मिलाकर हमें ग्राफ बना लेते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीनों को एक साथ मिलाते हैं और ग्राफ बनाते हैं. ये ग्राफ भी आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा. अगर एक जब भी डेरिवेशन पूछा जाता है तो उसका ग्राफ जरूर पूछते हैं. ठीक है, देखो ग्राफिकली हम देख लेते हैं. ग्राफिकली बहुत सिंपल है. वाई एक्सिस पर ई ले लिया, एक्स एक्सिस पर आर ले लिया है मैंने. तो क्या हो रहा है देखो, जीरो से लेकर आर तक, जब डिस्टेंस जीरो से आर तक थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. तो यहाँ से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, जीरो है. लेकिन जैसे ही हम आर पर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से कितनी हो जाती है, 1/4πε0 q/r², मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, सरफेस पर होगी. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है. धीरे धीरे इसमें जो होगा वो डिक्रीजमेंट शुरू हो जाएगा. ये इसका ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग शेल का. ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया. तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे और आपको ग्राफ भी समझ में आ गया होगा.